सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो कहानी है, आज की जो मूवी है, वो एक टाइम पे दुनिया की सबसे स्कैरियस्ट मूवी की लिस्ट में आती थी। एंड हाँ, मेक श्योर मैं अच्छे से जानता हूं कि आप सभी ने इसका नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा, स्कूल में, दोस्तों से, या किसी ना किसी वे में सुन रखा होगा। मूवी का नाम, कहानी का नाम है द कंजूरिंग। एंड टोटल इसके 9 पार्ट्स आ चुके हैं। सो हम लोग आज सुनेंगे, अभी हाल ही में 1 साल पहले रिलीज हुई है, द कंजूरिंग लास्ट राइट्स 9th पार्ट। तो फटाफट से तैयार हो जाओ, हेडफोन लगा लो एंड रजाई के अंदर खुश जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं 20 अप्रैल 1964, जहाँ पे एक एंटीक शॉप में एक लड़की बैठी हुई है। एंटीक शॉप माने एक ऐसी दुकान जहाँ पे पुरानी चीज़ों को, पुराने सामानों को रख करके उसे बेचा जाता है। वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, उस लड़की का नाम है विक्टोरिया। हमें पता चलता है कहानी के आगे में कि ये शॉप उसी लड़की का है। एंड उसी के सामने एक कपल बैठे हुए हैं, एड एंड लॉरेन। दरअसल एड एंड लॉरेन एक इन्वेस्टिगेटर हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं, जो भूतिया, पिशाच, इन सब चीज़ों पे खोज करते हैं। एंड हमें आगे पता चलता है कि ये इनके लाइफ का पहला केस है। और ये इस चीज़ों को लेकर के विक्टोरिया से बातचीत कर रहे हैं। विक्टोरिया का कहना था कि मैं इस शॉप में अपने फादर के साथ रहती हूँ एंड काम करती हूँ। मेरे फादर का कहना है कि मुझे चीज़ें दिखती हैं, मेरा कोई पीछा करता है जिसे मैं खुद देख नहीं पा रहा। जब ये बात विक्टोरिया को उसके फादर कहते हैं तो विक्टोरिया इसे इग्नोर कर देती है, ये सोच करके कि बुढ़ापे में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन एक दिन उसके पापा उसी एंटीक शॉप में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से लटके हुए मिले। ये देख करके विक्टोरिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसके फादर के जाने के बाद सेम चीज़ें जो उनके फादर के साथ होती थी, वही चीज़ें विक्टोरिया के साथ होने लगी। उससे भी चीज़ें दिखने लगी, उससे भी लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर एड एंड लॉरेन कहते हैं, बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें महसूस होती है। विक्टोरिया धीरे से स्टोर रूम की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि यहीं इसी स्टोर रूम में मुझे लगता है कुछ है। इसके बाद एड एंड लॉरेन स्टोर रूम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरेन प्रेग्नेंट है। जैसे ही लॉरेन दरवाज़ा को खोलती है, एड कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये हम लोगों के लिए सही नहीं है। लेकिन लॉरेन एड को कन्विंस करती है एंड फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बहुत पुरानी चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया था एंटीक शॉप के बारे में, बहुत ही पुरानी चीज़ें जो कि बहुत डरावनी होती है, बहुत क्रीपी होती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये लोग बहुत ही अंदर तक चले जाते हैं कमरे के। वहाँ हमें एक बहुत ही अजीब एंड सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई एक मिरर दिखती है, आईना दिखती है। लॉरेन उसे हटाती है एंड उसे टच करने जा रही होती है कि इसी समय में उन्हें कुछ एहसास होता है लॉरेन को कि हमारे आसपास कुछ है, नेगेटिव एनर्जी। एंड इतने में हमें विक्टोरिया के फादर को दिखाते हैं जो 1 हफ्ते पहले मर गए होते हैं, लेकिन उसी तरीके से लटके हुए उनके टांगों को दिखाते हैं। अब धीरे से लॉरेन उस आईने को टच कर रही होती है, स्पर्श करती है। टच करने के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लॉरेन की जो फ्यूचर बेटी होगी उसे कोई मार रहा है। दरअसल उस आईने में ही डेविल होता है, वो आईना ही श्रापित होता है, बहुत ही डार्क एनर्जी के साथ। एंड इतने में हमें ऐसा एहसास होता है कि उसी आईने के कारण ही विक्टोरिया के जो फादर थे उनका मौत हुआ। वो आईना चाहता था कि वो लड़की विक्टोरिया एंड वो फादर आकर के आईने को टच करे, बट वो लोगों ने इसे छुआ नहीं था। इसीलिए जब लॉरेन ने उसको टच किया, देन वो डार्क एनर्जी ने लॉरेन की जो बेटी है, जो भी पैदा नहीं हुई, उसे वो मार कर ली। मतलब कि जब वो पैदा होगी तब उसे ढूंढेगी और ढूंढ करके मार देगी। फ्लैशबैक खत्म होते ही लॉरेन की पेट में बहुत तेज से दर्द होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उस डेविल ने बच्चे को मार कर दिया है, मतलब उसे मारने की कोशिश करने लगा है। लेकिन इतना जोर से चीखने चिल्लाने लगती है लॉरेन कि एड उसकी आवाज़ सुन करके उसके पास आ जाता है एंड उससे पूछता है क्या हुआ। लॉरेन कहती है हमारा बच्चा। फिर हमें आगे दिखाते हैं कि एड लॉरेन को कार में बैठा करके बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर ले जाता है। यहाँ हमें हॉस्पिटल में पता चलता है कि लॉरेन को इमरजेंसी है एंड उसे इंस्टेंट डिलीवरी करानी होगी। तो
सडनली ये लोग आईसीयू में उसे भर्ती कराते हैं। अब सभी के सभी डॉक्टर अपने अपने कामों में लगे हुए हैं एंड सडनली लॉरेन को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है एंड इतने में बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है एंड इतने में लाइट भी चली जाती है। अब लॉरेन और भी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसकी डिलीवरी हो रही है, लाइट चली गई, बिजली कड़क रही है एंड इतने में हमें उस डेविल को दिखाते हैं जो कि उसके बच्चे को मारना चाह रहा था। एंड इतने में जब लॉरेन बहुत ज़ोर से चीखती है तो वहाँ पे एड आ जाता है एंड लॉरेन उससे कहती है कि हमारे बच्चे को कोई मारना चाहता है, कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है। एंड इतने में बच्चा बाहर आ जाता है लेकिन मरा हुआ। अब लॉरेन एंड एड दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं एंड गॉड से प्रार्थना करने लगते हैं, प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो, प्लीज़ मुझे वापस दे दो। एंड वहाँ के सभी डॉक्टर्स नर्स भी गॉड से प्रे करने लगते हैं एंड आफ्टर सम टाइम्स बच्चा रोने लगता है। लॉरेन एंड एड बहुत खुश हो जाते हैं एंड इतने में एक नर्स आकर के पूछता है, आपने इसका नाम क्या सोचा है? लॉरेन कहती है जूडी वॉरेन। दरअसल वॉरेन इनका टाइटल था, सरनेम था। अब एड एंड लॉरेन अपने बच्चे को लेकर के घर आ जाते हैं एंड उन्होंने जो पहला केस लिया होता है उससे वो वहीं छोड़ देते हैं। अब ये उस केस को कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड इसके बाद हमें दिखाते हैं धीरे धीरे जूडी बड़ी होती जा रही है एंड एक दिन जूडी अपनी मॉम लॉरेन से आकर के कहती है कि मुझे डरावनी चीज़ें दिखती है जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। लॉरेन कहती है, बेटा ये सारी चीज़ें एक वहम है, ये सारी चीज़ें एक सच नहीं है, इसे अपने दिमाग से निकाल दो। जब भी तुम्हें इस तरह की डरावनी चीज़ें दिखे, तुम्हें सपना आए तो तुम एक पोयम गाओ। उसे एक पोयम सिखाती है एंड इस पोयम को गाने के बाद ये जो डरावनी चीज़ तुम्हें दिखती है वो भाग जाएगी, नहीं दिखेंगी। अब आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जूडी तो इन सब चीज़ों से इतनी दूर रहती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें तो ये करती भी नहीं है, फिर इसे ये भूतिया चीज़ें क्यों दिख रही है? दरअसल ये बात उसी रात 20 अप्रैल 1964 की है जहां लॉरेन उस आईने को छूती है एंड डेविल उसके बच्चे को मार कर देता है जब जूडी लॉरेन के पेट में ही होती है। तभी से डेविल के चपेट में आ जाती है जूडी एंड धीरे धीरे डेविल इसके करीब आ रहा होता है। अब हम लोग फिर से आते हैं कहानी की ओर। कहानी में हमें सीधा दिखाया जाता है, लेकर के जाते हैं 1986 में, जहाँ पे पेंसिल्वेनिया के एक अस्बर्ग में, एक शहर में हमें दिखाते हैं एक स्मॉल फैमिली को जहाँ पे टोटल 8 सदस्य हैं, 8 परिवार हैं। जैक एंड उसकी वाइफ जेनेट, उसके मदर एंड उसके फादर एंड 4 बच्चे। हैदर एक लड़की है, डॉन एक लड़की है एंड एक क्वीन जो कि वो भी लड़कियां ही हैं, मतलब 2 बच्चे एंड एक प्यारा सा पेट डॉग। हमें आगे पता चलता है कि जैक अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। जैक ज़्यादा अमीर नहीं है तो इसीलिए उसने एक सस्ते दाम में एक घर खरीद लिया है। अब जैसा कि हमें पता ही है, सस्ते दामों में वही भूतिया वाला ही घर मिलता है हम लोगों को। अब हमें आगे पता चलता है कि आज हैदर का बर्थडे है एंड सभी लोग चर्च जा रहे हैं। चर्च में फादर से ब्लेसिंग लेने के बाद हैदर एंड उसकी फैमिली घर वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के बाद सभी लोग डिनर करने बैठते हैं। इतने में जॉन, जैक का फादर, हैदर का ग्रैंडफादर, उसके लिए एक तोहफा लेकर के आया होता है। सभी लोग बहुत क्यूरियस होते हैं एंड सोचते हैं कि इस तोहफे में क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है। एंड ट्विंस कहते हैं ये तो मेरे से भी हाइट में बड़ा है। इस तरह की मजाक मस्ती हो रही होती है। इतने में जॉन कहता है, बेटा जाओ इसे ओपन करो। हैदर जाती है, उसे ओपन करती है। फिर हम लोग देखते हैं ये वही 20 अप्रैल 1964 वाला आईना ही है। हैदर को वो तोहफा उतना पसंद नहीं आता है, बट अपने दादाजी को तसल्ली देने के लिए कहता है ये बहुत अच्छी है। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि उसी आईने में ही डेविल है एंड हैदर के दादाजी जॉन ने उसी आईने को परचेज करके हैदर को गिफ्ट कर दिया। अब भाई जैसे ही वो आईना घर में आया, प्रवेश किया, उसने अपनी सारी नेगेटिव हरकतें करना शुरू कर दिया। अब इधर हैदर केक कटिंग के लिए रेडी हो रही थी। सभी लोग केक कटिंग करने लगते हैं। हैदर जैसे ही कैंडल को बुझाने लगती है, सडनली कैंडल बुझ जाता है। हैदर को लगता है कि कैंडल उसकी अपनी बहन डॉन ने बुझाया है, बट दरअसल डॉन नहीं बुझाती। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और इतने में छत की सीलिंग टूट करके हैदर के माथे पे गिरती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं एंड हैदर को जेनेट उठाती है। अब वो डेविल, इविल, नेगेटिव आत्मा, एनर्जी जो भी कह लो उसे, घर में प्रवेश हो चुका है, कर चुका है। इतने में स्क्रीन पे एक कॉन्टेक्स्ट लिख करके शो होता है,
एड एंड लॉरेन ने अब तक 1000 से भी ज़्यादा केस सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा कॉन्टेक्स्ट लीक करके स्क्रीन पे शो होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी शो होता है कि ये जब असमल फैमिली के केस को सॉल्व करने जाते हैं तो इनकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली होती है, ऐसा स्क्रीन पे शो होता है। एंड हाँ, यहाँ पे ये भी शो होता है कि ये सारी कहानी एक बेस्ड ट्रू इवेंट पे है। रूह काम जाती है ये सुन करके मेरी। मतलब समझे? नहीं समझे? तुम लोगों के मन में भी यही डाउट हो रहा होगा कि हमें स्मॉल फैमिली को क्यों दिखा रहे हैं भाई यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में, हमें तो एड एंड लॉरेन को दिखाना चाहिए था। अभी समझाता हूँ। हमें स्मॉल फैमिली को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो आईना था 20 अप्रैल 1964 में, उसी आईना को जॉन हैदर के ग्रैंडफादर अपने घर पे ले आए। एंड वही आईना जब एड एंड लॉरेन जब टच की थी, लॉरेन जब जूडी उसके पेट में थी, तो डेविल ने जूडी को मार कर लिया था। लेकिन वो डेविल चाहता था कि जूडी को पाना, तो इसीलिए बार बार हमें स्मॉल फैमिली को दिखा रहे थे ताकि एड एंड लॉरेन आए और स्मॉल फैमिली के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसीलिए इस मूवी में कभी कभी स्मॉल फैमिली को एंड एड एंड लॉरेन फैमिली को दोनों को एक साथ दिखाते हैं। एंड अंत में ये जूडी, लॉरेन एंड एड तीनों आते हैं एंड इनकी केस को सॉल्व करने के लिए। ऐसा हमें कहानी में आगे दिखाया जाएगा, तो कहानी के बने रहो, कहानी के एंड तक। अब फिर से हमें सीन कट करके दिखाते हैं एड एंड लॉरेन को। जैसा कि मैंने बताया था, कभी स्मॉल फैमिली को दिखा रहे हैं एंड कभी एड एंड लॉरेन को दिखा रहे हैं। तभी ना दोनों को आपस में मिलाएंगे एट द एंड, क्लाइमेक्स पे। तो इधर हमें दिखाते हैं एड एंड लॉरेन जो कि एक सेमिनार में लेक्चर दे रहे हैं, बच्चों को अपना अनुभव बांट रहे हैं। वहीं हमें जूडी को भी दिखाते हैं, वो भी लेक्चर में आई हुई है। एंड इधर हमें दिखाते हैं कि बच्चे भी बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि एड एंड लॉरेन अब केसेस लेना बंद कर दिए हैं। बस अब लेक्चर देते हैं एंड अपना अनुभव बांट रहे हैं, सभी को बताते हैं कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत पिशाच, इन सब चीज़ों के बारे में। लेक्चर खत्म होने के बाद एड, लॉरेन एंड जूडी तीनों जाते हैं डिनर करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। वहाँ हमें पता चलता है कि एड जो है वो हार्ट का पेशेंट है, इसीलिए कुछ समय के लिए वो केसेस लेना बंद कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दिया है। अब इतने में लॉरेन को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई डार्क एनर्जी है और वो सडनली देखती है जूडी को पोयम को दोहराते हुए। इसका मतलब जूडी को भी महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई डार्क डेविल एनर्जी है। एंड लॉरेन जूडी के हाथ पे हाथ रखती है ताकि उसे तसल्ली मिल सके, लेकिन इतने में सडनली देखती है कि ये डेविल जूडी के कंधे पे उसका हाथ रखा हुआ है और लॉरेन बहुत डर जाती है। अब फिर से हमें सीन कट करके दिखाते हैं स्मॉल फैमिली को, जहाँ पे जैनेट, जैक की वाइफ, कपड़े धोने के लिए बेसमेंट में जाती है। एंड सडनली उसे महसूस होता है कि कोई लंबा चौड़ा सा इंसान, बहुत ही बुरी शक्ल वाला, उससे कोई घूर रहा है। जैनेट बहुत डर जाती है और जाती है लाइट जलाने, लेकिन लाइट जलाती है तो जैसे ही उसे दिखता है कोई एक छोटा सा नॉर्मल तस्वीर है, उसे एक वहम था। इसके बाद जैनेट बेसमेंट से निकल करके ऊपर जाती है एंड रात के खाने का तैयारी करने लगती है। एंड वहाँ पे टेलीफोन से अपने रिलेटिव से बात भी कर रही होती है, ऐसे शोल्डर पे टेलीफोन को जमा करके। लेकिन इतने में पीछे से कोई टेलीफोन का वायर खींचता है। जैनेट को लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी बच्चे ही होंगे, लेकिन वो जाती है तो उसे लगता है कि अंधेरे में तो कोई है ही नहीं, और वो लाइट जलाती है एंड एग्जैक्टली वहाँ पे कोई नहीं होता। एंड सडनली उसे छत पे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देख करके जैनेट बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहानी के आगे दिखाते हैं कि वो ट्विन आपस में बच्चे बैठ करके खेल रहे होते हैं एंड उनकी एक डॉल होती है सूजी, जो नहीं मिल रही होती है। तो एक बच्ची उठ करके जाती है उसे ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ। एंड हमें यहाँ दिखाते हैं वो सूजी उसी डरावने आईने वाले कमरे में होती है। बच्ची आती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन सूजी बहुत ही डरावने तरीके से सीधी हो जाती है एंड हवा में उड़ने लगती है। ये देख करके बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे लगता है ये एक तरह का वहम है बस। एंड इसीलिए वो आईने की तरफ देखती है, कहीं आईने में सच दिख जाए, लेकिन नहीं, आईने में भी वो हवा में ही होता है। एंड इसीलिए जब वो पीछे सामने की तरफ मुड़ती है तो उसे दिखती है वो डेविल, वो चुड़ैल, जो उसकी डॉल सूजी को हवा में हाथ में पकड़ करके हवा में उड़ा रहा था और बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुराता है। ये देख करके वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड जोर से चीखती है। जैनेट के साथ जो कुछ भी हुआ होता है एंड उस बच्ची ट्विन के साथ जो कुछ भी हुआ होता है, इन दोनों ने किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, ये सोच करके कि ये बस एक वहम था।
अब फिर से हमें चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मलाइज करके दिखाते हैं। शाम का समय होने को है, जैक अपने घर आता है एंड सभी लोग डिनर करने को बैठने वाले होते हैं। सभी लोग डिनर करने बैठते हैं एंड डिनर करने के बाद हैदर एंड डॉन अपने कमरे में जाते हैं एंड एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली में वो जो आईना होता है हैदर अपने कमरे में लेकर के आई होती है। सोचो भाई, डेविल को अपने साथ सुला रही है, लिटा रही है, वो आईना सीधा इसी कमरे में होता है। तो हैदर कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ये आईना बहुत ही अजीब लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे रोज रोज घूर रहा होता है। डॉन कहती है तो ठीक है ना, कचरे का डब्बा कल सुबह आने वाला है, तो इसीलिए ये हैदर एंड डॉन दोनों मिल करके इसे इसी रात को ही बाहर निकाल करके रख देते हैं। ये देखने के बाद मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है कि चलो भाई बला टली। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग बैठ करके बातें कर रहे होते हैं एंड जैक एंड जैनत सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं। अब इधर हमें दिखाया जाता है कचड़े वाला डब्बा आता है एंड उस आईने को उठा करके गाड़ी में बंद करके ले जा रहा होता है। अब इधर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं जैसे ही कचड़े वाला डब्बा बंद होने को होता है एंड शीशा फूट रहा होता है, वैसे ही डॉन खून की उल्टी करती है एंड उसके मुंह से शीशा बाहर आने लगता है, क्योंकि उसी ने कहा था कचड़े वाला डब्बा कल आने को है, कल सुबह, और इसीलिए वो भी डेविल के चपेट में आ गई। और हाँ, जैसे जैसे वो शीशा फूट रहा था वैसे वैसे ये खून की उल्टी करने लगी। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैक एंड जैनत जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब यहाँ हमें फिर से सीन कट करके दिखाते हैं एड को, जो कि डॉक्टर से मिलने आया है। डॉक्टर उससे कहते हैं अपनी मनमानी करना बंद करो, तुम एक और हार्ट अटैक झेल नहीं पाओगे। दैट्स मीन एड बहुत सीरियस सिचुएशन में है। एंड दरअसल आज एड का बर्थडे है, तो इसीलिए वो अपने घर पे आता है एंड सभी लोग वहाँ पे आए होते हैं जो इनके साथ काम कर रहे होते हैं, इनके केस में, इन्वेस्टिगेशन केस में सभी लोग आते हैं। तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही होती है। और हाँ, यहाँ पे आज जूडी का बॉयफ्रेंड भी आ रहा होता है, जिसे वो पिछले 6 मंथ से डेट कर रही होती है। एड एंड लॉरेन ने जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं, इन सभी केसेस में जूडी को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को हमेशा डर होता था कि कहीं हम दोनों अपने बेटी को खो ना दें, और इसीलिए कभी भी जूडी को इन सब चीज़ों से दूर रखा, कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। अब इतने में हमें जूडी को दिखाते हैं, जो सालों बाद अपने घर पे आती है एंड अपने कमरे में आती है, अपनी सारी पुरानी चीज़ें देख रही होती है, अपनी एल्बम देख रही होती है, तस्वीरें देख रही होती है। इतने में उसे डेविल का एहसास होता है, उसे महसूस होता है एंड सडनली उसे दिखता है सामने वाली चेयर पे कोई डॉल है जो सडनली शेक हो रही है, हिल रही है। जूडी बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबराने लगती है। इतने में उसके कमरे में टोनी आ जाता है एंड उसे किस करके संभालने लगता है। दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा चुम्मा चाटी होने लगता है, तो इसीलिए वहाँ पे लॉरेन आ जाती है एंड लॉरेन टोनी को कहती है बहुत हुआ चुम्मा चाटी, अब जल्दी से मेरे हस्बैंड के पास जाओ, वो तुम्हें टेनिस खेलने के लिए बुला रहे हैं। एंड इधर लॉरेन पूछती है जूडी से कि तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो, तो जूडी कहती है नहीं। तो लॉरेन कहती है तुम्हें आजकल ज़्यादा भूत ये सारी चीज़ें दिख रही है, मुझे लगा था ये चुम्मा चाटी के लेकर के सवाल पूछेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है भाई, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे जूडी कहती है नहीं मॉम, तो लॉरेन कहती है नहीं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है क्योंकि उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें देखा था, बेटा मेरी बात मानो, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहो, इसको अपने करीब मत आने दो, जितना करीब लाओगी ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। एंड ये बोल करके उसे हक करती है, गले लगाती है। सामने चुम्मा चाटी की, उसके लिए कुछ नहीं पूछा, वाह बेटा ठीक ही है। अब इधर हमें दिखाते हैं टोनी आता है एड के पास टेनिस खेलने के लिए और लोलू हार भी जाता है। शर्म कर ले भाई, पहला दिन ही आता है अपनी गर्लफ्रेंड के बाप से मिलने और इतनी बेइज्जती, इतनी नाक कटा ली तूने। और हाँ, इतना सब कुछ के बावजूद टोनी एड से कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ 6 मंथ के रिलेशनशिप में। वाह वाह रे गांडू। और सीधा इंगेजमेंट का रिंग निकाल करके उसके सामने रख देता है। एड कहता है बेटा अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी 6 मंथ ही हुए हैं। तो कहता है फिर अगले महीने आता हूँ। वाह वाह अरे बेटा वाह। इतने में वहाँ पे जूडी भी आ जाती है, ये देख करके बहुत खुश हो जाती है, कहती है ये अंगूठी मेरे लिए है, हाँ मैं इसे पहनूंगी, और सीधा उठा करके पहन लेती है। इतने में वहाँ पे लॉरेन में जाती है, फिर ये दोनों अपने माँ बाप के सामने चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। अब हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एड एंड लॉरेन एक आदमी से बात कर रहे होते हैं जिनका नाम होता है फादर गॉर्डन। एक्चुअली फादर गॉर्डन इनके बहुत ही पुराने मित्र हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस बर्थडे में वो सभी लोग आए होते हैं जो इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में
इन केसेस में काम कर रहे होते हैं। तो फादर गॉर्डन भी बहुत लंबे समय तक इन दोनों के साथ रहे हैं, काम किए हैं। एंड हाँ, फादर गॉर्डन जूडी को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन फादर गॉर्डन इस बर्थडे पार्टी में इसलिए नहीं आए होते हैं क्योंकि ये बहुत करीबी हैं, फ्रेंड्स हैं, इसलिए आए होते हैं क्योंकि पेंसिल्वेनिया शहर में अस्मल फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है वो एड एंड लॉरेन जाकर के सॉल्व करे। अब सोचो भाई, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ताकि अब डेविल मिलेगा एंड क्लाइमैक्स बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एड एंड लॉरेन बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ये केस लेना बंद कर दिए, हम लोग नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरे को दिल को तसल्ली मिलती, चलो भाई नहीं जा रहे हैं। एंड वहाँ से फादर गॉर्डन वापस अपने घर चले जाते हैं। तो फिर से हमें सीन को कट करके दिखाते हैं स्मल फैमिली को। सभी लोग डिनर करने को बैठे हैं। अब जैसा कि हमें पता है सभी के साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी हैं। जैनत के साथ वो टेलीफोन वाला सीन, इसके बाद हैदर पे वो छत गिर जाता है, एंड इधर डॉन जो कि खून की शीशे वाली उल्टी करती है। इतने में डॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फादर से कहती है कि मैं इस घर में घुट घुट करके और नहीं रह सकती, मुझे इस घर से बाहर रहना है। अब जैसा कि हमें पता है कि जैक बहुत ही गरीब है, तो वो कहता है कि हमने चर्च जाकर के फादर से बात की है और वो आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो डॉन कहती है आखिर कब तक मैं ऐसे रहूं यहाँ पे। इतने में हैदर कहती है क्या हम लोग होटल में नहीं रह सकते हैं। तो उसकी मम जैनत कहती है बेटा 8 लोगों के लिए होटल अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होगा। एंड इतने में डॉन गुस्से में वहाँ से उठ करके चली जाती है अपने कमरे में। डिनर करने के बाद जैक अपने कमरे में लेट रहा होता है, सोने ही जा रहा होता है कि इतने में उसे एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल दिखती है। जैक बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड इतने में वो डेविल जैक को हवा में उड़ा देता है एंड उसका मुंह नाक टेढ़ा करने लगता है। अब इधर हैदर अपने वीडियो का फर्स्ट क्लिप देख रही होती है कि उसका कैंडल किसने बुझाया। बार बार रिवाइंड कर करके जब देखती है अच्छे से तो उसे समझ आता है कि उसके कैंडल को डॉन ने नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े वाला डेविल ने बुझाया था। अब वही डेविल अचानक से इसके सामने आ जाता है कुल्हाड़ी लेकर के एंड इस पे अटैक करने लगता है। हैदर जोर से चीखती चिल्लाती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके जैनत उठ जाती है। अब जैसे ही जैनत उठती है तो वो जो डेविल जैक को उठा करके हवा में उड़ा रहा था वो भी भाग जाता है एंड सभी लोग हैदर के कमरे में आते हैं एंड ये सब आवाज़ की वजह से डेविल सब भाग जाता है। एंड इस पूरी घटना के बाद स्मेल फैमिली अगले दिन मीडिया को बुला देते हैं। अब हमें यहाँ पे सीन को कट करके दिखाते हैं जूडी एंड लॉरेन को। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जैसे स्मेल फैमिली के साथ जो भी घटनाएं घट रही थी वैसे वैसे जूडी के साथ भी दोनों के साथ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही। हम लोगों को ये बात बहुत पहले ही पता थी। तो हाँ, अब आता है कहानी की तरफ। तो जूडी शॉपिंग मॉल में इसलिए आई है क्योंकि उसको टोनी से शादी करनी है, तो इसीलिए वो ड्रेस सेलेक्ट करके ट्रायल रूम में जाती है एक स्टाफ के साथ। उसकी जो स्टाफ है ड्रेस को सही कर रही होती है, लेकिन स्टाफ का बहुत ज़्यादा कॉल आता है इसलिए वो बाहर चली जाती है। इतने में जूडी को महसूस होता है कि ट्रायल रूम में कोई भूत है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो इसीलिए आग बंद करके पोयम दोहराने लगती है। इतने में वो स्टाफ आ जाती है एंड उसका फिर से ड्रेस सही करने लगती है उसके अंदर घुस करके ड्रेस के अंदर। तो जूडी को ऐसा लगता है कि वो स्टाफ है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वो डेविल होता है जो उसके ड्रेस से बाहर निकलता है। ये देख करके जूडी बहुत ज़्यादा डर जाती है, चीखती है एंड फिर से आंख बंद करके पोयम दोहराती है। इतने में कुछ देर के लिए डेविल चल जाता है, लेकिन नहीं, फिर वो डेविल आता है एंड उसका गला बहुत जोर से दबाता है। इसीलिए जूडी जोर से चीखती है और चीखने की आवाज़ सुन करके वो स्टाफ एंड लॉरेन उसकी मॉम दोनों आ जाती है। अब फिर से हमें सीन को कट करके दिखाते हैं स्मल फैमिली को, जहाँ पे जैक की मदर को डेविल ने सीढ़ियों से धक्का देकर के मार दिया है और सभी लोग उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब इतने में हमें फादर गॉर्डन को भी दिखाते हैं जो उनके घर में गए होते हैं, वहाँ पे स्मल फैमिली के घर पे, एंड जैनत से बातचीत करते हैं एंड उससे कहते हैं कि मैं आपकी न्यूज़ देख करके आपके घर पे आया हूँ एंड मैं आपकी मदद करूँगा। और वो एक पवित्र जल लेकर के पूरे घर में छिड़कते हैं कि डेविल भाग जाए। फिर वो बेसमेंट में भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में जा कर के जल को छिड़कते हैं वो वेपर बन करके उड़ जाता है। ये देख करके फादर गॉर्डन डर जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेविल एनर्जी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन ज़रूर वापस आऊँगा एंड चर्च जा करके वहाँ से स्ट्रॉन्ग फादर को बुलाऊँगा जो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये बोल करके फादर गॉर्डन वहाँ से चले जाते हैं सीधा चर्च, लेकिन चर्च में ही वो इनका पीछा करके डेविल चर्च में ही फादर गॉर्डन को मार देती है बहुत ही बुरे तरीके से। सीढ़ियों से लटक करके फादर गॉर्डन मर जाते हैं। अब फिर से हमें सीन को कट करके दिखाते हैं जहाँ पे एड एंड टोनी
एक गैरेज में है एंड टोनी एड की बाइक को ठीक कर रहा होता है। इसके बाद एड उसे अपने पुराने एंटीक वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पे वो जितने भी केसेस को सॉल्व किया होता है, जहाँ से जितने भी नेगेटिव एनर्जी जो वस्तु में होती है वो सभी चीज़ों को ला करके अपने कमरे में रखा होता है। टोनी को एड कहता है एड टोनी को कहता है कि इनमें से किसी भी वस्तु को छूना मत, क्योंकि इन सभी में नेगेटिव एनर्जी है, इन सभी में कुछ ना कुछ काला जादू है। इतने में वहाँ पे जूडी एंड लॉरेन आ जाते हैं। लॉरेन कहती है कि फादर गॉर्डन की मौत हो गई है। ये न्यूज़ सुनते ही सभी लोग फादर गॉर्डन की फ्यूनरल में चले जाते हैं। अब सभी लोग फादर गॉर्डन की फ्यूनरल में आए हुए हैं। लॉरेन कहती है सभी को कि फादर गॉर्डन बहुत ही नेक दिल इंसान थे, ये सभी की बहुत मदद करते थे, पता नहीं इनके साथ ये परमात्मा ने क्यों किया। इतने में जूडी फादर गॉर्डन की जो फ्यूनरल का जो मर्चरी होता है उसे हाथ से छू देती है एंड उसे महसूस होता है कि उसके आसपास फिर से वो डेविल है। इतने में जूडी जाकर के एक ओल्ड आदमी से पूछती है कि फादर गॉर्डन की मौत कहाँ हुई। वो बूढ़ा आदमी कहता है पेंसिल्वेनिया के स्बर्ग में। जूडी सीधा पेंसिल्वेनिया के स्बर्ग में उसी फैमिली के घर में चली जाती है जहाँ पे वो डेविल होता है। दैट्स मीन स्मॉल फैमिली के घर पे। भाई यहाँ से जो मेरी एंग्जाइटी बढ़ी ना मत पूछो। मतलब यहाँ पे वही आईना है, वही डेविल है जो जूडी के सपने में आता है, उसके डरावने आसपास उसे महसूस करता है एंड जूडी बिना किसी को बताए हुए सीधा वहीं आ गई है स्मॉल फैमिली के घर पे। अब इधर जूडी का बॉयफ्रेंड, उसकी मॉम लॉरेन एंड एड तीनों उसे बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं क्योंकि ये किसी को बताई हुई तो होती नहीं है। इतने में हमें पता चलता है कि जूडी पेंसिल्वेनिया के स्बर्ग में है। तो लॉरेन कहती है अपने हस्बैंड एड से एंड टोनी से कि चाहे वहाँ जो कुछ भी हो रहा हो, हम लोग अपनी बेटी जूडी को लेंगे एंड सीधा अपने घर वापस आ जाएंगे। अब इधर यहाँ पे जूडी को लेने के लिए सभी फैमिली आते हैं, लेकिन जूडी जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी सबकी मदद कर दी, आज जब स्मॉल फैमिली को आपकी ज़रूरत है तो आप लोग भाग रहे हो। नहीं, आपको इन सब की मदद करनी चाहिए, आप सबको इनकी ज़रूरत है तो प्लीज़ इन सब की हेल्प करो। तो बेचारे एड एंड लॉरेन मान जाते हैं। यहाँ से होता है मौत का खेल शुरू। लॉरेन एंड एड दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। लॉरेन इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे 3 आत्माएं मिलती है। वो आकर के सीधा एड को बताती है कि इस घर में 3 आत्माएं हैं। बहुत साल पहले एक औरत थी जो यहाँ पे रहती थी, जो कि बहुत खुले अंदाज में जीती थी एंड उसका किसी के साथ अफेयर था। ये बात उसके पति को जब पता चला तो उसके पति बहुत गुस्से में आग बबूला हो गया एंड अपनी पत्नी पे कुल्हाड़ी लेकर के अटैक करने के लिए उसके पीछे भागा। उसकी पत्नी डर करके सीधा बेसमेंट में छुप गई। बेसमेंट में उसकी माँ भी वहीं थी। पति ने गुस्से में अपनी पत्नी और उसकी माँ दोनों को कुल्हाड़ी से मार दिया एंड कुछ सालों के बाद वो भी मर गया एक्सीडेंट में। तो एड कहता है इसमें इतनी डरने वाली घबराने वाली बात क्या है, इससे पहले भी हम लोगों ने इतने डरावने केसेस को सॉल्व तो किए ही हैं। तो लॉरेन कहती है कि ये तो बस तीनों आत्माएं एक छलावा है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी डार्क एनर्जी है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, जो इन तीनों आत्माओं को कंट्रोल कर रहा है। अब समझे, लॉरेन ने अभी तक उस आईने को नहीं देखा था क्योंकि वो सबसे ऊपर वो छुपा हुआ था। लॉरेन उसे देख नहीं पा रही थी, तो इसीलिए उसे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि वो नेगेटिव एनर्जी कौन है, क्या है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ। अब इधर जूडी हॉल में अकेले घूम रही होती है। अचानक उसे लॉरेन की आवाज़ सुनाई देती है कि बेटा मैं ऊपर हूँ, ऊपर आ जाओ। अब ये ऊपर जाती है तो देखती है कि यहाँ पे वही डरावना आईना है जो हमें 20 अप्रैल 1964 में दिखाया जाता है। वही सबसे खतरनाक डेविल जो इसे बुला रहा होता है, कब से, जब वो बचपन में पेट में थी तभी से। अब ये जाती है, उस आईने को छू देती है। अब वो डेविल बाहर आ जाता है एंड सीधा जूडी पे अटैक करने लगता है, लेकिन जूडी वहाँ से डर करके भाग जाती है। लेकिन जो डॉल होता है सूजी, वो अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है एंड जूडी को तड़पाने के लिए उस पर अटैक करता है। जूडी डर करके सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है एंड जोर से चिखती है। इतने में वहाँ पे लॉरेन आ जाती है। एड, लॉरेन एंड पूरी फैमिली एक साथ बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं। एड एंड लॉरेन अपने पुराने बातें इन लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। एड कहता है ये वही आईना है 20 अप्रैल 1964 का, जब हम लोग पहली केस लिए थे एंड उसी समय से ये हम लोगों का पीछा कर रहा था एंड देखो आज हम लोगों को ढूंढ ही लिया। इतने में हैदर कहती है हम लोगों ने तो इसे बाहर फेंक दिया था। तो एड कहता है ये बुरी आत्माएं, नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं भागती है या कभी ना कभी वापस लौट करके आ ही जाती है।
अब हम लोग दिखाते हैं, आगे दिखाया जाता है कि एड एंड जैक उस आईने को अच्छे से बांध करके कपड़े में बेल्ट से लपेट करके उसे अपने घर पे ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो आईना खुलने लगता है। अब इधर टोनी को दिखाते हैं जो कार स्टार्ट कर रहा है उस आईने को ले जाने के लिए। अब इधर वो आईना जो डेविल एनर्जी थी धीरे धीरे हैवी हो जाता है। हैवी होने के कारण जैक का पैर स्लिप हो जाता है एंड वो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाता है एंड वो आईना भी नीचे गिर जाता है। अब इधर दिखाते हैं जो टोनी हाईवे पे गाड़ी चला रहा होता है, इतने में उसके गाड़ी के सामने वो चुड़ैल आ जाती है जिससे टोनी का गाड़ी भी क्रैश हो जाता है एंड वहाँ पे होती है बहुत तेज बारिश एंड बिजली कड़कती है। भाई क्या क्लाइमेक्स है यहाँ पे, इतनी फटती है मत पूछो। इधर लॉरेन जूडी के पास जाती है ये देखने की मेरी बेटी जूडी ठीक है कि नहीं, लेकिन जूडी में तो आत्मा घुस चुका है। वो बहुत ही गंदे तरीके से वही पोयम को गाते हुए जूडी अपने मॉम पे अटैक कर देती है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये डेविल सबको सीढ़ियों से धक्का क्यों दे रहा है भाई? क्या डेविल सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है क्या? गजब गांडू है भाई। अबे थोड़ा खून खराबा करो, थोड़ा जान से मारो यार। अब लॉरेन सीधा बेसमेंट में गिर जाती है एंड जूडी का दरवाजा सीधा लॉक हो जाता है। अब इधर वही लंबे कुल्हाड़ी वाला आदमी लॉरेन पे अटैक करता है एंड लॉरेन छुप जाती है। इतने में वो उसकी वाइफ को भी दिखाते हैं और वो कुल्हाड़ी वाला आदमी सीधा अपनी वाइफ पे अटैक करता है एंड ब्लड बाहर आ जाता है। एंड इतने में जब ये सब चीज़ें लॉरेन देखती है तो उसे बहुत डर लगने लगता है एंड वो ये सब चीज़ों को सोच रही होती है कि इतने में वहाँ पे टोनी आ जाता है एंड उसे बोलता है कि आप ठीक हो एंड लॉरेन को बचा लेता है एंड वहाँ से लॉरेन एंड टोनी बाहर निकल जाते हैं। इधर जूडी सारे फैमिली के एक एक मेंबर्स पे धीरे धीरे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले कुत्ते पे, पेट डॉग पे। बेचारा कुत्ता, उसने क्या ही बिगाड़ा था भैया, ये धड़ाम धड़ूम पटका है उस कुत्ते को, यहाँ तक दुख हो रहा था मुझे। खैर इतने में वहाँ पे एड आ जाता है एंड उसे कहता है बेटा देखो तुम ये नहीं हो, तुम्हें कोई डार्क एनर्जी तुम्हें कंट्रोल कर रही है। लेकिन जूडी समझ नहीं पाती है बात एंड उसे उसके हार्ट पे अटैक करती है ताकि वो मर जाए दिल के दौरे से। अब इधर लॉरेन जब होश में आती है टोनी उसे बाहर निकालता है तो उसे महसूस होता है एंड वो समझ जाती है कि इस आईने को, उस डेविल एनर्जी को शुरू से ही मेरी बेटी का सोल चाहिए था ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए और इस पूरे दुनिया पे राज कर सके। अब ये बात एड को बताती है एंड तीनों मिल करके जाते हैं उससे लड़ने के लिए। इतने में हमें दिखाते हैं कि जूडी सबसे ऊपर उसी कमरे में है जहाँ पे डेविल ने उसे फांसी के फंदे पे लटका रखा है। एड दौड़ करके आता है वहाँ पे एंड उसके रस्सी को काटने लगता है। लॉरेन चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसको मरने से पहले ही टोनी एड रस्सी काट देता है एंड वो गिर जाती है एंड इतने में वो आईना आता है। अब इधर एड कहता है पूरे स्मॉल फैमिली को कि तुम लोग सब घर के बाहर निकल जाओ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। आईना इन तीनों पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस बार एड बिल्कुल तैयार था। किताब निकाल करके एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देता है, मतलब कि भगाने के लिए मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उस आईने ने टोनी के बिल्कुल गले पे, नेक पे बहुत जोर से प्रेशर दबा रहा होता है एंड सभी लोग इससे लड़ रहे होते हैं। तो जूडी को लॉरेन कहती है कि तुम इससे भागो मत, जब तक भागोगी ये तुम्हारा पीछा करेगा, इसका सामना करो। एंड फिर सभी लोग आईने पे हाथ रखते हैं एंड एट द एंड वो भाग जाता है एंड इस तरीके से डेविल इस मूवी से भाग गया, खत्म हो गया, मर गया। एंड यहाँ पे हुई कहानी की एंडिंग ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि स्मॉल फैमिली उस घर में आफ्टर इस कहानी के बाद, इस भूत डेविल के बाद 3 साल तक वहाँ पे रहते हैं। फिर यहाँ से हमें सीन कट करके दिखाते हैं टोनी को एंड जूडी को जिनकी शादी हो रही है एंड शादी हो गई हो एंड यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी हो गई खत्म। तो कैसा लगा आप सभी को एक्सप्लेनेशन? यार इतना बोलने के समय में क्या ही बोलूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं खुद भी। मतलब हैबिचुअल नहीं है ना मेरे लिए कि मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली बोलता रहूँ, तो थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब मैं भी थोड़ा लड़खड़ा जाता हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और हाँ अगर यहाँ तक आ ही गए हो एंड मुझे पसंद ही करते हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बहुत एफर्ट लगती है, ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत लगता है। अभी बज रहे हैं रात के 2, आप सब बिल्कुल रज़ाई के अंदर घुस करके सुन रहे होगे स्टोरी, बट मैं शूट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। बाय, थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।